Hello students, good morning and you are cordially welcome to the online classes of UBPS. This video is for class 8 students in which we are going to take a learn your geography paper in which we shall take the topic or discuss the topic resources. इस टॉपिक का नाम क्या है? रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. When you will begin to study this topic, then you will come to learn a story in which it has been shown, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से संसाधनों के अभाव में मनुष्य का जीवन में संभव नहीं है. वी कांट सर्वाइव विदाउट हैविंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये चीज जो है इस टॉपिक में डिस्कस की जाए. इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें हम लोग सीख पाएंगे. आइए पहले इसको देख लेते हैं. नंबर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? संसाधन क्या होते हैं, ये चीज सीखेंगे. Types of resources. Types of resources. संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? When we shall discuss the type of resources, then we shall be acquainted from a numerous type of resources that are very vital, very useful in our daily life we use. And at third stage we shall discuss the importance of resources. Importance of resources. And thereafter we shall discuss conservation of resources. Conservation of resources. Thereafter finally we shall discuss sustainable development. The concept of sustainable development. So these are the points which need to be learned throughout this chapter. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स क्या है. व्हाट आर रिसोर्सेज? The air, the solar radiation, the soil, the salt you daily use in your food, magnesium, sodium, iron, nickel, zinc, cobalt, wood, forest, fisheries, land, ये सारी जितनी चीजें हैं, ब्रिक, हैंड, टेबल, चेयर, जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या हैं? इनको रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स? ए रिसोर्स इज ए सब्सटेंस. कोई रिसोर्स जो है एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है. ठीक है, एनीथिंग या एनी मटेरियल या एनी सब्सटेंस दैट satisfied
human needs, yeah, any substance or anything that is capable of satisfying human desire, human wants, that is called resource. हम आप इसको नोट कर सकते हैं. A resource is any natural or man-made substance which satisfy human want or needs. That is called resource. ठीक है बेटा, इस परिभाषा में हमें तीन चीजों पर फोकस करना है. रिसोर्स क्या है? कोई सब्सटेंस. वो सब्सटेंस कैसा हो सकता है? वो सब्सटेंस नेचुरल भी हो सकता है, वो सब्सटेंस जो है मैन-मेड भी हो सकता है. दोनों तरह के सब्सटेंस जो हैं वो रिसोर्स कहलाएंगे. और रिसोर्स से हमारी जरूरतों की क्या होती है? पूर्ति होती है. वो ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. तो वी हैव टू रिमेंबर ओनली 4 थिंग्स. ए रिसोर्स इज ए सब्सटेंस. इट मे बी either natural or man-made, and it aims at meeting the requirements of different requirements of human beings. और इसका काम क्या होता है? मनुष्य की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करना. तो मुझे लगता है कि अब आप लिस्ट भी बना सकते हैं अपने आसपास. आप देखें, when you will see all around you, then you will find number of resources from which you are कब चारों तरफ आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के हमारे आपके आसपास जो है हम रिसोर्सेज से घिरे रहते हैं. वी आर सराउंडेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड वी डेली यूज. वी कैन से दैट वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट हैविंग रिसोर्सेज. बिना संसाधन के हम चल ही नहीं सकते, हम अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारे चारों तरफ रिसोर्स हैं. जैसे आप घर में देखते हैं, आप कॉम्प यूज करते हैं, पेंस यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं. घर में डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स हैं, चेयर हैं, आपका जो है बिल्डिंग है, रोड है, कैनाल है, ट्यूबवेल्स हैं, ये सारे के सारे सॉइल है. ठीक है, और भी अन्य तरह के जो है आप रिसोर्सेज यूज करते हैं और आप उससे परिचित हैं. आप चाहें तो उसकी लिस्ट बनाएं और ज़्यादा आपकी लिस्ट जो है और व्यापक बना सकते हैं. और आप जान सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज या मैन-मेड रिसोर्सेज को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं. ठीक है, तो रिसोर्सेज में आपको ध्यान से इतना रखना है कि रिसोर्सेज आर सब्सटेंस. संसाधन क्या है? एक तरह का पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है. इतना आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. रिसोर्स मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. आई थिंक दैट यू विल हैव बीन रिटन डाउन दिस. आपने इसको नोट कर लिया होगा. रिसोर्स की परिभाषा है, उसका अर्थ क्या है. ठीक है, अब रिसोर्सेज जो है कितने प्रकार के होते हैं? अब जैसे रिसोर्स है, इसकी जो है 3 कैटेगरी. इसकी जो है कितनी कैटेगरी होती है? These are divided into 3 categories. Number 1 है natural resources. Natural resources. इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन. प्राकृतिक
संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं which are available to equally free of cost to the human beings without making any payments। ये वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य को बिना मूल्य चुकाए, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के और बिना किसी विशेष प्रयास के व्यक्ति को उपभोग के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे एयर टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए हो, इसके लिए हमें वी हैव टू नॉट मेक पेमेंट, उसके लिए हमें किसी तरह का पैसा या चार्ज जो है भरने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे धूप, सनशाइन हम लेते हैं या सोलर रेडिएशन वी आर गेटिंग, जो हमें मिल रही है, उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। द ग्रीननेस, द इन्वायरमेंट, द हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल लैंडस्केप, द एंटरटेनमेंट और द सेटिस्फैक्शन वी डिराइव फ्रॉम द सीइंग द सीनरी, नेचुरल सीनरी, लैंडस्केप, फॉरेस्ट, जो तमाम तरह के प्राकृतिक छटाओं को देखने से जो संतुष्टि हमको मिलती है, उसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये ऐसे संसाधन, अब अगर कोई पूछे नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंस दैट आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मनुष्य को बिना निःशुल्क उपलब्ध हों और जिनको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न मनुष्य ने नहीं किया हो, या जो स्लाइटली जो है हल्के प्रयत्न से हमें मिल जाते हों, इस तरह के जो संसाधन होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज मतलब मनुष्य के संसाधन, मनुष्य संसाधन, ये है मनुष्य संसाधन। इसमें आप लैंड, इसमें आप एयर और इसमें वाटर, इसमें आप जो है सनशाइन या सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप प्राकृतिक, दिस इज द लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल एफर्ट। हमको इन चीजों को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष उद्यम की जरूरत नहीं। वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर एंटरप्राइज टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, दे आर अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं, देखते हैं मनुष्य रिसोर्सेज क्या होते हैं। उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए कि मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज सब्सटेंस ऑन विच दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे समस्त पदार्थ जिनको मनुष्य सीधे तौर पर प्रत्यक्षता जो है उसका उपभोग नहीं कर सकता है, बल्कि उस पर अपना स्किल और अपना नॉलेज या टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, स्किल और नॉलेज को उस पर अप्लाई करके उसे और ज़्यादा बेहतरीन या अपने उपयोग लायक बना देता है, उसमें और वैल्यू ऐड कर देता है। इस प्रकार के जितने संसाधन हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। तो definition of the man-made resource is that all those substances that are modified by applying the skill and knowledge of human beings to meet the human requirements or wants, they are called man-made resources। ऐसे समस्त संसाधन जिन पर मनुष्य अपने ज्ञान और अपने कौशल का उपयोग करके मनुष्य की तमाम जरूरतों को पूर्ण करने के लायक बना देता है, उस प्रक्रिया उसकी वैल्यू बढ़ा देता है,
उस प्रकार के संसाधन को हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं या मनुष्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े को स्किल और नॉलेज को अप्लाई करके, टूल्स को, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके चेयर बना देना, टेबल बना देना और कोई फर्नीचर, डोर बना देना, विंडो बना देना, ये मैनमेड रिसोर्स हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई। उस लकड़ी के टुकड़े का उपयोग जो कि सीमित था या उसे जला दिया जाता ईंधन के रूप में, लेकिन आपने उसको तमाम अन्य उपयोगों के काबिल बना दिया। किसके द्वारा? अपने नॉलेज और अपने स्किल के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अब वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है। तो इस तरह से मैनमेड जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे ज्ञान और दक्षता, हमारी कुशलता, हमारे कौशल का परिणाम होते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी का। तो मैनमेड रिसोर्सेज के ऐसे आपको आसपास अपने तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे आयरन से बहुत सारी चीजें आपके घर में देखे होंगे, जिंक, एल्यूमिनियम के तमाम पार्ट्स होंगे, बर्तन होंगे, आप ग्लास का बर्तन देखे होंगे, घर में यूज होता है ग्लास के रूप में और तमाम यूटेंसिल के रूप में। और इस तरह से आपने रोड देखा, आपने बिल्डिंग देखी, बड़ी बड़ी प्लेन्स देखे, फैन है आपके घर में, एसी है, ये सारी चीजें, जितनी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं वो सब कैसे हैं? वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं। कैसे हैं? मैन मेड रिसोर्सेज। अब मुझे विश्वास है कि आप जो है ऐसी तमाम लंबी लिस्ट बना सकते हैं मैन मेड रिसोर्सेज की। जैसे आपका कैनाल हुआ, डैम हुआ, ठीक है, डैम्स हुए, और आपका जो है पावर स्टेशन हुआ, ठीक है, पावर स्टेशन, आप जो है बिल्डिंग, हाईवेज, रोडवेज, जितनी सड़कें हैं, हम कच्ची सड़क पर भी चल सकते हैं। बट दे शैल बी टेड बी मडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कच्ची जमीन पे आप चल रहे हैं तो वो मैन मेड रिसोर्स नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्स है जो बेस है हमारा। लेकिन जब हम उस पर अपना स्किल और नॉलेज अप्लाई करके पक्की सड़क बना देते हैं, आप किसी भी सीजन पे उसमें दौड़ सकते हैं। मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, अदर व्हीकल्स में भी रन फास्टली विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, बिना किसी बाधा के द्रुतगामी गति से जो है ऑल सीजन्स में दौड़ सकती है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाती हैं? मैन मेड रिसोर्सेज के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कैनाल बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल भी आप डाल सकते हैं, हॉस्पिटल्स, ठीक है, स्कूल्स बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं। ये सारी चीजें किस चीज के उदाहरण हैं? और दीज थिंग्स आर एग्जांपल ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो है संसाधन बचा है, उस संसाधन के बगैर किसी भी इनऑर्गेनिक रिसोर्स का उपयोग नहीं हो सकता। आप बता सकते हैं वो संसाधन कौन सा हो सकता है? ह्यूमन रिसोर्स। तीसरा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। You know that any economic enterprise or the imagination of the growth and development of the economy is not possible without human resource. We can't start any economic activity without this human resource. हम किसी भी आर्थिक गतिविधि की शुरुआत मानव संसाधन के अभाव में नहीं कर सकते। तीसरा हमारा ग्रुप क्या है? तीसरी कैटेगरी है संसाधन की मानव संसाधन। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन। If any country which have highly skilled labor, most proficient type of labor like engineer, doctors and other experts who are adept or expert along different line of productive operations, जो बहुत सारे
अलग अलग टाइप के कारीगर हैं हमारे यहाँ, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं। तो ऐसा देश बहुत तेजी के साथ तरक्की करता है, बिकॉज इट विल बी एबल टू डेवलप डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन। अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट जो है, इंजीनियर्स उपलब्ध होंगे, टेक्नीशियन उपलब्ध होंगे। ऐसे में देश जो है अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरतों को बड़े आसानी से कम लागत में जो है पूरा कर लेता है और विकास की गति जो है बहुत तीव्र होती है। लेकिन जिस देश में स्किल्ड लेबर का अभाव होता है और अनस्किल्ड लेबर की संख्या ज्यादा होती है, जैसा कि अपने देश में है, तो ऐसा देश बहुत धीमी गति से, स्लो रेट से जो है प्रोग्रेस करता है। तो मानव संसाधन के विकास के लिए हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे असेट्स और लायबिलिटी, स्किल्ड एंड क्वालिफाइड लेबर्स आर काइंड ऑफ असेट्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के लिए एक कौशल युक्त स्किल्ड जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। और अगर वही लेबर अनस्किल्ड है, अनक्वालिफाइड है, नॉन टेक्निकल है, उसे कोई हुनर नहीं आता, उसके अंदर कोई हुनरमंदी नहीं है, उसके अंदर कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कौशल नहीं है, तो वो बेकार होता है। वो एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए बोझ होता है, परिवार के लिए बोझ होता है। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई जो है प्रोफेशनल स्किल, व्यवसायिक कौशल, वोकेशनल ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है और वो पढ़ लिख कर भी जो है घूमते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका खर्चा परिवार वाले नहीं चला पाते और वो घर के ऊपर बोझ बने रहते हैं। लेकिन अगर if the person is qualified as well as he is professionally learned something skill job, अगर कोई वो पेशेवर जो है कार्य जानता है और उसको कोई हुनर आता है, कोई काम कर सकता है टेक्निकल, तो ऐसे लोगों के लिए जॉब की कमी नहीं होती है और वो अपनी अर्निंग कर लेता है। तो किसी भी काम के लिए हमें जो है ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन लेबर के डेवलपमेंट के लिए उनकी जो है ह्यूमन लेबर को डेवलप कैसे किया जाता है, ह्यूमन लेबर के लिए सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले हमको उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा कि कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे, फूड सिक्योरिटी। सेकेंड, एजुकेशन, एजुकेशन उनको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एजुकेशन में भी उन्हें जो है किस तरह की वोकेशनल एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो है स्किल की ट्रेनिंग उन्हें दे दी जानी चाहिए। तीसरे, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्दी हो। अगर मानव संसाधन, अगर आदमी बीमार रहता है तो बीमार आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो हेल्थ का जो है हेल्थ केयर सेंटर्स देश में होने चाहिए पर्याप्त, ताकि रोगियों या निरोगित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो। इन्वायरमेंट जो है, हाइजीन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता और निर्माण, इतनी चीज अगर देश में हाई लेवल की है, देश में फूड सिक्योरिटी कवरेज सबको मिला है, खाद्य सुरक्षा, हर व्यक्ति को टेक्निकल या वोकेशनल या प्रोफेशनल एजुकेशन की व्यवस्था है, हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर्स या हेल्थ जो सेक्टर है वो स्ट्रांग है, और विभिन्न हमारे यहाँ जो है एपिडेमिक्स या जो महामारियाँ हैं तमाम तरह की, उन पे कंट्रोल है, लोग स्वस्थ हैं
फिजिकली और मेंटली। और हाइजीन यहाँ की अगर अच्छी है तो कहा जाएगा कि हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है उसको हम फुली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो काफ़ी जो है स्किल्ड होगा और जो है वो आगे जो है हमारे उत्पादन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो मनुष्य ही ह्यूमन संसाधन है। बिना मनुष्य के किसी उत्पादन फंक्शन की या गतिविधि की संकल्पना नहीं की जा सकती है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ food security, education, health and hygiene, sanitation facilities at a massive scale, equally available to all sections of the society is called human development. अगर समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से ये सारी सेवाएं मिलती हैं तो कहा जाता है यही मानव संसाधन विकास का रूप है। ठीक है, अब आपको एक चीज ये बताना है कि संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के मैंने आपको बताया। तो इसमें जो है रिप्लेनिशमेंट के आधार पे जो है ये दो भागों में बांटा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन renewable, रिसोर्स। ठीक है, नवीकृत संसाधन और अनवीकृत संसाधन क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। देयर आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रीन्यूड और रिप्लेनिश इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं मतलब उनकी सप्लाई को अनलिमिटेड मान लिया जाता है कि असीमित होती है। जैसे वाटर रिसोर्स, तो इसको मानते हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू वाटर कॉलम जो है हमेशा रिचार्ज होता रहेगा, इसकी मात्रा जो है कम नहीं होगी। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में जो है रीन्यू किया जा सकता है। जैसे आपका फॉरेस्ट हुआ, जंगल, ठीक है, आपका लिव स्टॉक हुआ, पशु हुए, पक्षी हुए, इनकी भी ब्रीडिंग जल्दी हो जाती है। और जैसे वाइट एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, इन सब चीज़ों को जो है हम रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें कम समय की आवश्यकता होती है और ये रिचार्ज हो जाते हैं। बट देयर आर रिसोर्सेज दैट टेक्स thousands of years to be generated in the ground. बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और हजारों वर्षों के बाद जो है उन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। तो if we continue to exploit these resources separately without any planning, mercilessly we go on exploiting these resources, अगर हम दयाहीन भाव से ऐसे संसाधनों का जिनका स्टॉक सीमित है अगर कंटिन्यूअसली जो है हम एक्सप्लॉइट करते रहें, उनका विदोहन करते रहें, तो क्या होगा, उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। द स्टॉक विल बी फिनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड द फोर्थकमिंग जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी इन सब संसाधनों से वंचित हो जाएगी, उनको उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो संसाधनों को इस तरह से हम दो कैटेगरी में बांटते हैं यूज के आधार पर। रिन्यूएबल कहते हैं एक को, पहले इसी को समझेंगे। पहला टाइप है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो है रिसोर्स या नवीकृत संसाधन इसमें क्या है, आपका फॉरेस्ट है, जंगल, आप पेड़ लगा के, अगर पेड़ आप काट रहे हैं, कीवर्ड अफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है,
उसके साथ साथ आप पेड़ लगा भी सकते हैं, तो आपको पेड़ों की कमी महसूस नहीं होगी या कमी नहीं खलेगी, या आपको पेड़ या जो फर्नीचर है भविष्य में भी यूज के लिए इसकी सप्लाई सुनिश्चित रहेगी। और दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि आपका वाटर है। वाटर आपकी जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये संसाधन वाटर, ये भी जो है नवीकृत है। एवरी ईयर वाटर कॉलम इज रिचार्ज थ्रू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के द्वारा जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है ये हमेशा रिचार्ज होता रहता है, इसलिए वाटर को भी रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा जाता है। आपका लिव स्टॉक है। लिव स्टॉक मतलब पशुधन भी आप देखते हैं रिप्लेनिश होता रहता है, इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, all those resources whose stock can be replenished in a over a short period of time, they are called renewable resources। ठीक है, all those resources whose stock can be replenished over a short period of time, they are called renewable resources। replenish मतलब उनको जो है रिचार्ज करना। यहाँ रिप्लेनिश का मतलब रिचार्ज समझ लीजिए, रिचार्ज करना, फिर से रिस्टोर करना। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 10 पेड़ लगाए हैं और 10 पेड़ आपने काटा। अगर 10 पेड़ आप काट दे रहे हैं तो 10 पेड़ आपके तैयार हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा इकोसिस्टम या हमारा जो सप्लाई सोर्स है वो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, संतुलित रहेगा, और आपको इस संसाधन की जो है कमी फ्यूचर में नहीं महसूस होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप रिन्यूएबल रिसोर्स समझ गए होंगे। चलिए हम आपको दूसरा बताएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अनधिकृत साधन है और नवीकृत संसाधन These are resources that cannot be replenished over short period of time, are called non-renewable resources। non-renewable resources मतलब कि वो समस्त संसाधन जिन्हें आप कम समय में रिचार्ज ना कर पाएं, रिप्लेनिश ना कर पाएं, उनका स्टॉक बैलेंस ना कर पाएं,
तो इस प्रकार के जितने संसाधन या मटेरियल आपको दिखे आप समझ लो जो किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे संसाधन हो सकते हैं। इसमें देखिए कोल है, कोयला, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कोल, जिसका उपयोग थर्मल एनर्जी जो है जनरेशन, पावर जनरेशन में किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल। अबाउट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर सप्लाई इज डन विद द हेल्प ऑफ कोल। कोल के थ्रू ही थर्मल एनर्जी बनती है और इस थर्मल पावर में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान होता है। द स्टॉक ऑफ कोल इन इंडिया इज लिमिटेड। भारत में कोयले का जो स्टॉक है सीमित है। एंड the ore of the coal, like others conventional energy sources like diesel, पेट्रोल या पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन के लीजिए, इसमें कोल, लिग्नाइट, आपका जो है आयरन ओर, आपका गोल्ड ओर, सिल्वर ओर, मैग्नीशियम, यूरेनियम, कॉपर, सोडियम, तमाम तरह के जितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं इनका स्टॉक बहुत सीमित है। और अगर हम इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से इसको यूज कर रहे हैं, इफ वी कंटिन्यू टू गो ऑन कंज्यूमिंग दीज रिसोर्सेज सेपरेटली, मर्सीलेसली, तो डेफिनेटली देयर विल कम अ डे, एक दिन ऐसा आएगा व्हेन these resources shall not be left, वो बचेंगे, फिर आगे हमारे विकास का जो प्रक्रिया है वो रुक जाए। तो सिंस नॉन, इनको कारण क्या है? कारण ये है कि आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते। कोयला एक दिन में नहीं बनता है, कोयले के बनने में कई हजार 100 साल लग जाते हैं। एंड वी कांट वेट thousands of years for the coal stock to be replenished। और 1000 वर्ष तक हम इंतजार करेंगे कि अब कोयला बनेगा तो फिर हम रेलगाड़ी चलाएंगे, मालगाड़ी तभी चलेगी, कोयला बनेगा, ऐसा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमको इसका बेहतर और किफायती उपयोग करना है। वी हैव टू यूज इट इन ए प्रिकॉशनरी वे एंड वी हैव टू यूज इट फॉर दी मैक्सिमम यूटिलिटी। हम कोयले का इतना बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी बर्बादी न हो, और उसके साथ साथ इसका किफायती उपयोग करेंगे बेहद गंभीरता के साथ। जहाँ बहुत जरूरी होगा वहाँ पर हम कोयले का उपयोग करेंगे। इस तरह से कोयला हुआ, आपका हाइड्रोकार्बन में डीजल हुआ, और आपका पेट्रोल हुआ, किरोसिन हुआ, ठीक है, सोडियम, जैसा कि हमने आपको बताया, सोडियम, कॉपर, ठीक है, आयरन हुआ आपका, ये सारी चीजें क्या है? ऐसे रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनके स्टॉक को हम जल्दी से बना नहीं सकते। द स्टॉक ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नॉट रिप्लेनिश्ड, इज नॉट रिसर्व्ड ओवरनाइट। रात भर में सब नहीं बनते हैं। These things takes thousands years for their genesis। इनको जनरेट करने के लिए, इनको जो है बनने के लिए, इनकी नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लंबी प्रोसेस, लंबे अवधि की प्रक्रिया चलती है। और इसलिए इन संसाधनों को ऐसा संसाधन कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। चलिए एक चीज और है, अब हमें सिर्फ 2 चीजें और पढ़नी है इस चैप्टर में, उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे। पहला है, हमको क्या पढ़ना है कि कंजर्वेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का संरक्षण क्या है, उनका कंजर्वेशन क्या है। तो आप जानते हैं रिसोर्स हमारे, जैसा कि हमने आपको बताया है, वेरी आउटसाइड आई टोल्ड यू दैट
We can't imagine our life without resources because our life entirely depends on the use and utilization of the resources. तो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनको हमें बचा के यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्स। तो हम इसका आंसर अगर आप लिखना हो नोट करिए। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? ऑसेस या आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं और सिंपल वे में बैलेंस एंड ऑप्टिमम use of resources giving proper time for their replenishment is called, आगे आप टाइप कर सकते हैं, is called कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमको इस परिभाषा में ध्यान क्या क्या देना? बैलेंस एंड ऑप्टिमम यूज। हमें संसाधनों का उपयोग कैसे करना है? संतुलित उपयोग करना है। हमें उनके स्टॉक को ध्यान में रख के यूज करना है। हमें उनके फ्यूचर को ध्यान में रख के करना है कि वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं और कितने दिन में हम उसे प्रॉपर जो है बैलेंस कर सकते हैं और बेहतर यूज करें, प्लान मैनर से, एक योजना के तहत यूज करें, अंधाधुंध नहीं। उसके बाद गिविंग प्रॉपर टाइम, हमें ऐसे संसाधनों के रिचार्ज होने के लिए उन्हें पर्याप्त समय भी देना है। जैसे पेड़ एक दिन में तो तैयार नहीं होगा, पेड़ को तैयार होने में 2-3 साल 4 साल लगते हैं। तो अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो आप लगाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से शुरू करिए कि उस पेड़ के तैयार होने से पहले, उस पेड़ के मैच्योर होने तक आप जो है उसके बाद ही बड़े पेड़ को काट सकते हैं अगर दूसरा पेड़ तैयार है तो। अब पता चला कि आपने आज पेड़ लगाया और आपने तुरंत बड़े पेड़ को काट दिया, तो इसमें क्या होगा कि तुरंत तो भी समाप्त हो जाएगा और ये पेड़ आपका बड़ा नहीं है, तो बीच की जो स्थिति है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो इसलिए परिभाषित किया गया है कि हमको अपना बैलेंस ऑप्टिमम यूज करना है और इस प्रकार के संसाधनों को रिचार्ज होने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर टाइम देना है। तो ये है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा। तो ये दूसरा चीज करके टॉपिक का आंसर रखते हैं, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्विंग the keeping in view current use such use of resources, या हम जब संसाधनों का कुछ इस तरह से उपयोग करते हैं कि वर्तमान उपयोग को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए के मद्देनजर जब हम संसाधनों का विदोहन करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं कि ये हमारी जरूरतों को भी, जो चालू पीढ़ी है, जो करंट जनरेशन है, वो भी यूज करती रहे, लेकिन ये स्टॉक जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है बचा रहे।
इस प्रकार का जो उपयोग करते हैं किसी संसाधन का, तो उसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स meeting the current needs, keeping intact the future needs of forthcoming generation, देखिए विकास, हम तो अभी जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि विकास के लिए संसाधनों का उपयोग होता है। बिना संसाधन के, अब पेट्रोल नहीं है तो हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे? यूज तो करना ही है। हमको यूज कुछ इस तरह से करना है, इसमें इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कैसा होता है? विकास ऐसा हो कि जो हमारी भी जरूरतों को पूरा करे, मीटिंग दी करेंट नीड, चालू जरूरत, वर्तमान आवश्यकता, मीटिंग दी करेंट नीड्स, भाई हमारी भी जरूरत पूरी हो और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हमको चिंता करनी है कि उन्हें खाली हाथ न रहना पड़े, उनके लिए भी संसाधन अवेलेबल रहें। और जब इस नजरिए से हम विकास करते हैं कि हम अपने लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं, कीपिंग इंटैक्ट द फ्यूचर नीड्स, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की जरूरतों को भी उनके मद्देनजर उनकी जरूरतों को इंटैक्ट अनछुआ रखते हुए जब करते हैं, तो इस प्रकार के विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ क्लास 8 का। और अब आपको बताना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। एक चीज, अब यहाँ होमवर्क क्या है, होमवर्क आप नोट करें। होमवर्क आपके बुक की जो एक्सरसाइज है, बुक ना हो तो आप विद्यालय से कंसल्ट करके आप बुक खरीदिए। होमवर्क में आपके इस चैप्टर की जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको पढ़ के उस एक्सरसाइज को अपने ग्रुप में लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। और अगर आपको लेक्चर में कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझने में परेशानी हो, तो उस तरह की क्वेरी भी आप अपने ग्रुप में डालेंगे, तो कंसर्न जो टीचर है वो आपको उसका जो है डिस्पोजल करेगा। आपके जो है शिकायत का, आपके जो है परेशानी का सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते आपको अनिवार्य रूप से होमवर्क करके उसको जो है स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप में डालना है। थैंक यू अल्लाह।